नमस्कार। देश देशांतर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। देश भर में चिटफंड कंपनियों का इतिहास पलट कर देखें तो ज्यादातर मामलों में आम जनता के साथ धोखाधड़ी ही सामने आई। पिछले दिनों चिटफंड कारोबार में गड़बड़ी को लेकर अनेक हितधारकों ने चिंता जाहिर की थी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने चिटफंड पर एक एडवाइजरी ग्रुप बनाया था, जिससे चिटफंड के मौजूदा कानूनी, विनियामक और संस्थागत फ्रेमवर्क की समीक्षा कर इसे सुचारू करने के लिए सुझाव देने को कहा गया था। आम जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा यूं ही ना डूबे, इसके लिए अब केंद्र सरकार ने ऐसी चिटफंड कंपनियों पर नकेल कसने की तैयारी कर ली है। सोमवार से शुरू हुए संसद के शीतकालीन सत्र में इसी बात को फोकस में रखते हुए सदन के पटल पर चिटफंड संशोधन विधेयक पेश किया गया। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सोमवार को लोकसभा में चिटफंड संशोधन विधेयक 2019 पेश किया, जिसका मुख्य उद्देश्य चिटफंड क्षेत्र का सुव्यवस्थित विकास करने के लिए इस उद्योग के समक्ष आ रही अड़चनों को दूर करना है। सदन में विधेयक पेश करते हुए ठाकुर ने कहा कि चिटफंड सालों से छोटे कारोबारियों और गरीब वर्ग के लोगों के लिए निवेश का एक सोर्स है, एक स्रोत है, लेकिन कुछ पक्षकारों ने इसमें अनियमितताओं को लेकर चिंता जताई थी, जिसके बाद सरकार ने एक परामर्श समूह बनाया। उन्होंने कहा कि 1982 के मूल कानून को चिटफंड के विनियमन का उपबंध करने के लिए लाया गया था। संसदीय समिति की सिफारिश पर इसमें अब संशोधन के लिए विधेयक लाया गया है। यह विधेयक पिछले लोकसभा के मानसून सत्र में भी पेश किया गया था, लेकिन लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने के साथ ही ये निष्प्रभावी हो गया, जिसके बाद अब दोबारा सरकार बनने के बाद शीतकालीन सत्र में इसे सदन के पटल पर रखा गया। आज चिटफंड संशोधन विधेयक के साथ ही इसके दूरगामी प्रभाव को समझने की हमारी कोशिश रहेगी। मेरे साथ बेहद खास मेहमानों का खास पैनल जुड़ रहा है। परिचय आपका करा दूं। मेरे साथ टीएस शिवाकृष्णन जुड़ रहे हैं, निदेशक हैं द बालूसेरी बेनिफिट चिटफंड प्राइवेट लिमिटेड के। सर स्वागत है आपका। देश रत्न निगम मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में। सर स्वागत है आपका। ए के भट्टाचार्य मेरे साथ जुड़ रहे हैं, संपादकीय निदेशक बिजनेस स्टैंडर्ड के। रोशनी सिन्हा मेरे साथ जुड़ रही हैं, विश्लेषक हैं पीआरएस से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। भट्टाचार्य जी, शुरुआत आप ही से करते हैं। सर, कितनी जरूरत थी, कितनी सख्त जरूरत थी इस संशोधन की, जिस पे सदन में अब चर्चा हो रही है? देखिए, जरूरत तो थी, क्योंकि ये एक ऐसा एक प्रावधान था, कानूनी प्रावधान, जिससे जैसे आपने बताया कि बहुत छोटे छोटे तबकों के इंसान, इंस्टीट्यूशंस, ये लोग के जो ऋण की जो एक स्रोत था, इनसे बनता था। पर इसमें रेगुलेशन का काफ़ी ज़रूरत थी, और मैं मानता हूँ कि इसमें जो क्लैरिटी जो थी, कौन क्या कर सकता है, और ये बहुत पुराना एक नियम था। उसमें जो जैसे मान लेते हैं, जिसमें एक नियम था कि अगर एक चार पार्टनर हैं, वो अगर चिटफंड खोले तो वो मैक्सिमम वो 1 लाख तक ले सकते हैं। तो मैं मानता हूँ कि 1 लाख जो नियम जब लगाया गया था वो बहुत पुराना था। अब उसको समय चला गया तो उन्होंने 3 गुना कर दिया गया है, अब 3 लाख कर दिया गया है। सिमिलरली अगर 4 पार्टनर्स ज़्यादा हैं तो वो उनके लिए 6 लाख से 18 लाख कर दिया गया है। और इसमें एक बहुत बड़ी एक जो रिलैक्सेशन दी गई है मेरे हिसाब से, वो है कि जो फोरमैन जो था, स्कीम का एक फोरमैन होता है, उस फोरमैन का कमीशन का जो शेयर था वो 5% से 7% कर दिया गया है। तो ये एडवाइजरी ग्रुप का रिकमेंडेशन था, तो उसी हिसाब से किया गया है। और एक जो बात जो मैं कहूँगा कि उसमें जो थोड़ी बहुत विवाद का विषय हो सकता है, वो है कि जो स्टेट गवर्नमेंट को आपने इस कानून के अंदर एक अधिकार दे दिया गया है कि वो तय कर सकते हैं कि कितने राशि के ऊपर अगर वो चिटफंड करें तो उनके चिटफंड एक्ट के अंदर ये इसका कवरेज होगा। तो ये सारे जो पहलू हैं ये बाहर आएंगे, और आशा करते हैं हम कि ये ठीक रहेगा, पहले से ज्यादा मजबूत दिखाई देगा। रोशनी भी हमारे साथ है। तो रोशनी, कितना ज्यादा फायदा इस संशोधन के बाद होने जा रहा है, और अगर बात करेंगे इसकी मजबूती की, तो ये कितना मजबूत दिखाई देता है इन तमाम संशोधन के बाद बिल? जी, तो मैं भी थोड़ा हिस्ट्री के हिसाब से बोलती हूँ। तो जैसे आपने भी बात की, 2011 में एक एक्सपर्ट कमेटी बनी थी। उन्होंने काफ़ी रिकमेंडेशंस दिए थे कि चिट फंड की रेटिंग होनी चाहिए, एक नेशनल लेवल पे कोऑर्डिनेटर होना चाहिए चिट फंड्स का। उन्होंने इंश्योरेंस प्रोविजंस की भी बात की थी।
क्योंकि ऐसे बहुत सारे चिट फंड्स हैं जहाँ पे अगर सबका पैसा अगर कोई स्कैम की वजह से या कोई भी रीज़न से लूज़ हो जाता है तो एक इंश्योरेंस का प्रोविज़न भी होना चाहिए। तो काफ़ी ऐसी रिकमेंडेशंस पहले भी आई थी। तो जो 2018 में एक जो बिल आया था, जो आप जैसे आपने कहा जो लैप्स हो चुका था 16th लोकसभा के डिसॉल्व होने के बाद, उस बिल में इनमें से कुछ प्रोविजंस दिए गए थे जो मोस्टली चिट फंड इंडस्ट्री के तरफ से थे। तो जैसे फोरमैन के कमीशन को बढ़ाना या देखें तो कुछ डेफिनेशंस को ठीक करना, लेकिन जो कुछ प्रोविजंस है जैसे इंश्योरेंस या रेटिंग या नेशनल लेवल एक कोऑर्डिनेटर, ये सब प्रोविजंस नहीं एक्सेप्ट हुए थे, रिकमेंडेशंस जो दिए गए थे, और वो प्रावधान बिल में नहीं थे। तो जब ये स्टैंडिंग कमेटी को भी गया था ये 2018 का बिल, तो तभी स्टैंडिंग कमेटी ने कहा था कि इंश्योरेंस का एक प्रोविज़न होना चाहिए, और उन्होंने ही कहा था कि जो सीलिंग जिसकी अभी बात की थी वो सीलिंग भी बढ़ना चाहिए ताकि एक बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी हो। तो उन्होंने कहा था सीलिंग भी बढ़ना चाहिए। तो स्टैंडिंग कमेटी ने ये कुछ सजेशंस दी थी। अब इनमें से सीलिंग बढ़ाई गई है ये संशोधन में, लेकिन इंश्योरेंस का प्रोविजन जैसे एक उदाहरण है वो नहीं लाया गया है। तो ऐसे कुछ प्रोविजंस हैं। ठीक है, तो कुछ बातें इसमें जुड़ती हुई दिखाई देती हैं, लेकिन कितनी बेनिफिशियरी होंगी ये समझने की कोशिश है। टीएस शिवा सर हमारे साथ हैं। शिवा सर, असल में ये माना जा रहा है कि इन संशोधनों के बाद जो चिट फंड कंपनियां हैं उनका रेगुलेशन सही से होगा, और जो ट्रांसपेरेंसी की दिक्कत थी, जो पारदर्शिता नहीं थी, उसमें भी इजाफा होगा। तो उम्मीद की जाए सर इस अमेंडमेंट्स के बाद कम से कम ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी चीजें निवेशक के बीच में और चिट फंड कंपनियों के बीच में। देखिए, सबसे पहले तो मैं इसमें असमर्थ हूँ कि चिटफंड की परसेप्शन बुरा है। अच्छा, जितना भी एलिगेशन लग रहा है, दे आर ऑन प्राइस चीट्स, डिपॉजिट टेकिंग कंपनीज, या जैसे मल्टी लेवल मार्केटिंग कह रहे हैं, जैसे शारदा हुआ या दूसरा हुआ, मैं नाम नहीं लेना चाहता। अब मैं चैलेंज करता हूँ, कोई भी रजिस्टर्ड चिटफंड कंपनी फेल होते हुए आप दिखाइए पिछले 40 साल में, फिर मैं मानूंगा कि चिटफंड का परसेप्शन बुरा है। वी डोंट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, वी आर ऑलरेडी वर्किंग इन अंडर द लेजिस्लेशन। इसको होते हुए यस, कमिंग टू द बिल, जितना भी बिल आए हैं इम्प्रूव करें, अच्छी बात है, बट द चैलेंज रिमेन्स, जो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए चाहिए बेसिक एम्यूनिटीज़, वो इसमें भी लागू नहीं है। तो अल्टीमेटली वी आर वर्किंग आउट ऑफ आवर ओन सेल्फ रेस्पेक्ट, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनी गवर्नमेंट एजेंसीज और एनीबडी, बट येस, इन द पब्लिक इंटरेस्ट law is always helpful. So our suggestion is, even the member of parliament should see the number of legislations in indication for our development. India should be the most developed country, which unfortunately we are not. So the challenge is in effective coordination between the RBI, central government and the state government, so that investor protection is in place. ठीक है, तो वो कोऑर्डिनेशन इफेक्टिवनेस के साथ आगे बढ़ाया जाए। सर, लौटूंगा आपके पास, हमारे साथ देशरतन निगम साहब भी हैं। देशरतन जी, पहले की स्थिति और अब संशोधन के बाद की स्थिति, क्या माना जाए कि जब कानून की दस्तक पर निवेशक पहुंचेगा तो बहुत मजबूती के साथ, बहुत इंपैक्टफुल के साथ अपना पक्ष रख पाएगा, और उसके पक्ष को सुनने के लिए अब कम से कम मजबूती मिलती दिखाई देती है क्या? आपका एनालिसिस क्या है? देखिए, इसमें पहले चीज़ तो ये देखें, पहले जो चुपचाप एक बंद कमरे में जो चीज़ें हो जाती थी, उसकी जगह इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर दी और वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर दी है, और 2 मेंबर का रहना ज़रूरी है, और उनको 2 दिन के अंदर, प्रोसीडिंग के बाद 2 दिन के अंदर उनको साइन करना पड़ेगा मिनट्स पे। तो ये एक अच्छी बात है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अब देखें, जो नामकरण जो किया है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपका होता है रोटेटिंग सेविंग्स एंड क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, वहाँ पे इंस्टीट्यूशन की जगह वर्ड एसोसिएशन यूज़ करता है, तो उसको एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बराबर लाने की कोशिश की गई है, क्योंकि इस तरह का जो चिट फंड है पूरे दुनिया भर में चलता है, क्योंकि लघु और कम आय के लोगों को की सेविंग्स और उधार देने का काम करता है, जो कि उनकी जो बहुत निजी ज़रूरतें होती हैं, जो अचानक ज़रूरतें होती हैं, उनको पूरा करता है। तीसरा, अगर आप ये देखें, इसमें एक तो लिमिट बढ़ा दी गई, जैसा सबने बोला है, कमीशन भी बढ़ाया गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये स्टेट गवर्नमेंट पे छोड़ दिया गया है। स्टेट गवर्नमेंट कुछ अच्छा काम करती हैं, जैसे तमिलनाडु है, वहाँ कोई इस तरह के स्कैम्स वगैरह नहीं हुए, लेकिन वेस्ट बंगाल में लगातार निकल रहे हैं। तो ये नीयत पे, सबसे पहले नीयत स्टेट गवर्नमेंट की अगर अच्छी है तो ये चिट फंड अच्छे काम करेंगे वहाँ पर, ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पर। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट खुद इस तरह का नियम और अधिनियम ला रही है, तो और विधेयक बन रहा है, तो इसमें एक सेंट्रल रेगुलेटरी मैकेनिज्म जिसको कहते हैं, केंद्र में इस तरह का होना चाहिए, जैसे सबने बोला, एक कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए जिस पे सेंट्रल की नज़र रहे, सुपरवाइजरी नज़र रहे, और वो देखे इस पे कि कौन क्या कर रहा है। वरना अगर राज्यों पे अगर सिर्फ छोड़ दिया गया इसका प्रशासन, तो मैं नहीं समझता हूँ कि इसको आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। किसी साल अच्छे मिल सकते हैं, सरकारें बदल गई तो अच्छा हो जाएगा, सरकारें अगर बुरी मिली तो जनता को सफ़र करना पड़ेगा, उनको परेशानी होगी।
और दूसरा ये बहुत सारी चिट्स हैं जो इस कानून से पहले 82 से पहले की बनी हुई हैं, उन पे क्यों नहीं लागू होता ये, जो जिसको हम अंग्रेजी में रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कहते हैं। वहाँ जनता ने क्या गलती करी है ये मुझे बताइए। उनको भी तो कानून चाहिए, उनका भी तो पैसे की सुरक्षा होनी चाहिए कि कोई लेके ना गायब हो जाए। तो उसको पिछली तारीख से लागू करना चाहिए इसको, जो कि बहुत ज़रूरी है, और उसको कोई मना नहीं करेगा, क्योंकि आखिर ये है क्या चिट फंड? चिट फंड तो मेंबर्स हैं ना, उसके सदस्य, ठीक बात है, उन्हीं का पैसा जा रहा है ना। तो वो क्यों नहीं चाहेंगे कि कानून व्यवस्था जो अच्छी बन रही है, विधेयक बन रहा है जो अधिनियम से, तो उसकी जो अच्छी चीज़ें उन पर भी लागू हों, उन्हें क्यों छोड़ दिया जाए? तो ये बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखने वाली केंद्र का थोड़ा सा नज़र, पिछली तारीख से 82 से इसका लागू होना, सारे जो आज भी संशोधन हो रहे हैं उनका भी लागू होना, और दूसरा केंद्र सरकार सीधे इसको राज्य सरकार पे ना छोड़ दे सिर्फ, क्योंकि मैं मानता हूं कि हम लोग एक फेडरल स्ट्रक्चर में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी केंद्र अगर कानून बना सकता है, कंकरेंट लिस्ट में है, तो उस पर नज़र भी रख सकता है। ठीक है, लेकिन भट्टाचार्य जी लगातार ये चर्चा होती रही, हम और आप कई बार बैठे भी इस विषय पे कि देखिए एक्ट तो बन जाता है लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन उस हिसाब से नहीं हो पाता है, क्योंकि उसके लिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है। और जब हाउस में चर्चा हो रही तो ये भी कहा गया था कि देखिए वित्तीय साक्षर होना बहुत जरूरी है। सर छोटे गाँव में, कस्बों में, गलियों में जहाँ ये चिट्स का प्रावधान होता है, जहाँ ये चलता है सब कुछ, सर वहाँ इस एक्ट का बनने का क्या वाकई असर हो पाएगा बिना किसी अवेयरनेस के? आपने एकदम ठीक कहा, इसके लिए अवेयरनेस और एक प्रमोशनल कैंपेन ज़रूरत होगी इसकी, क्योंकि इस वक्त जो हमने देखा है इस कानून के अमेंडमेंट में हमने सिर्फ बहुत लिमिटेड पहलुओं को हमने देखा है। जो अमेंडमेंट जो हुई है वो बहुत लिमिटेड एरियाज़ में हुई है। वो मेनली एक तरफ मैं देखता हूँ थोड़ी बहुत उदारीकरण हुआ है, रिलैक्सेशन कर दिया गया, 1 लाख से 3 लाख और 6 लाख से 18 लाख, कमीशन बढ़ा के 5% से 7% कर दिया गया है। पर जो अदर इश्यूज जो हैं, जो रोशनी जी ने जो जिसके ऊपर रोशनी डाली, तो मैं समझता हूँ कि उसमें भी काफ़ी रेगुलेशन के ऊपर जोर देना चाहिए था। और मेरे हिसाब से जो एक इस कानून में एक गैप मैं समझता हूँ जो अभी भी रह गया है, वो गैप ये है कि ये पूरी तरह स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ देना कि इसका डेफिनेशन क्या होगा। पहले का डेफिनेशन था कि अगर आप 100 रुपये से ज़्यादा कोई भी ऐसा कुछ चिट बनाते हैं तो आप कानून के दायरे में आ जाते हैं। अब वो दायरा क्या होगा इसका निर्णय प्रदेश सरकार करेगी। तो मैं ये मानता हूँ कि एक तरफ तो हमने मोटर व्हीकल्स एक्ट देखा, जहाँ पे आपने सेंटर ने पूरा एक रिकमेंडेशन दे दिया कि भाई यही इसके नियम हैं, यही इसके लिमिट्स हैं, और एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट को पूरी छूट दी गई है कि कौन से चिट फंड स्कीम उनके दायरे में, कानून के दायरे में आएंगे, नहीं आएंगे। अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट, जैसे तमिलनाडु की बात हो रही थी, वो तय कर लें कि भाई 1 लाख तक अगर कोई चिट करे वो कानून के दायरे में नहीं आएंगे, वो इस अमेंडमेंट के अनुसार मेरे पढ़ने के बाद मुझे मालूम पड़ा ये आ सकते हैं। तो मैं ये मानता हूँ ये एक बहुत बड़ा गैप बाद में बन सकता है, जो एक रेगुलेटरी गैप होगा, और उससे आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए कोई क्षति का एक स्कोप बन सकता है। रोशनी, जिस पे सर भी बात कर रहे थे, असल में क्या छोटी छोटी जो चिट डाली जाती हैं, कई बार दुकानदार डालते हैं, कई बार घर में महिलाएं डाल लेती हैं, अलग अलग उनको नाम दे दिया जाता है, क्या उन पे इसका असर पड़ पाएगा? क्या वहां पे नियामक हो पाएंगी चीजें, वहां कंट्रोल में ये चीजें आ पाएंगी? क्योंकि गैप तो बड़ा दिखाई देता है। जी, तो आई थिंक यही एक इंटेंशन है इस अमेंडमेंट बिल का भी, कि एक तरह से क्लैरिफाई करे कि क्या चीज़ चिट फंड के अंदर आती है, और डेफिनेशंस को क्लीन अप करने का यही एफर्ट है ताकि वो क्लैरिटी आ जाए कि हर चीज़ एक चिट फंड नहीं होती है, और कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटी है जहाँ प्री डिटर्मिन्ड ड्यूरेशन या प्री डिटर्मिन्ड फंड्स, उन्हीं तरह की एक्टिविटीज़ वो चिट फंड के नीचे आएंगी। मैं थोड़ी रोशनी डालना चाहूँगी, कुछ कमेंट्स जो मेंबर्स ने भी डिस्कस की थी। तो 2-3 चीज़ें जो हमारे पैनलिस्ट ने भी डिस्कस की हैं, उनमें से कुछ चीज़ें जो कल के डिस्कशन में भी आई थी कि जो 2 सब्सक्राइबर्स का प्रेजेंस रिक्वायर्ड है, उस पर काफ़ी बात आई थी कि टेली कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी हर जगह अवेलेबल नहीं होती, और जैसे आपने कहा बहुत छोटी छोटी जगहों में होती है।
तो अगर रूरल एरियाज़ हैं या बहुत ही छोटे सेमी अर्बन एरियाज़ हैं तो वहाँ आप ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? तो ये एक सवाल है जो स्टैंडिंग कमेटी ने भी इस पर गौर किया था और ये मेंबर्स ने भी उठाया था। फिर कुछ बातें जैसे उन्होंने कहा राज्य लेवल पे क्या कोऑर्डिनेशन होगा, तो उस पर एक मेंबर ने कहा था कि एक स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बननी चाहिए जिसमें काफ़ी सारे गवर्नमेंट फंक्शनरीज होंगे जो देखेंगे कि स्टेट लेवल पे ये कैसे इंप्लीमेंट होना चाहिए, बेस अमाउंट के क्या नॉर्म्स रहने चाहिए, ये सब एक तरह से कोऑर्डिनेशन कमेटी डिसाइड कर सकती है। और एक आखिरी बात जो काफ़ी बार आई थी वो थी इंश्योरेंस के बारे में, क्योंकि जो कॉन्टेक्स्ट है इस बिल का है कि बहुत स्कैम्स हुए हैं, बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं जहाँ पे पैसे चले गए हैं। तो क्वेश्चन ये उठता है कि अगर पैसे चले गए तो क्या रेमेडी है एक सब्सक्राइबर के पास? तो इंश्योरेंस की भी बात काफी बार उठी थी। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो शायद हम और डिस्कस कर सकते हैं। शिवा सर, जो रोशनी कह रही है उसी में अगर जोड़ें तो चर्चा ये भी हुई असल में कि देखिए जब जो पंजीकृत चिटफंड कंपनियां होती हैं, जो रजिस्टर्ड कंपनियां हैं, उनके खुद को दिवालिया घोषित करने के बाद निवेशक के हाथ में कुछ नहीं आता, ना आरबीआई मदद करती ना गवर्नमेंट मदद करती। क्या इस तरफ भी कुछ कदम उठाए जाने की जरूरत है? इनफैक्ट हमने खुद सोल्यूशन सजेशन दिया था की एडवाइजरी के रूप में भी, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में भी, सरकार को भी, बिकॉज अल्टीमेटली वी आर कंसर्न अबाउट आवर ओन इमेज। हम तो इसका इंश्योरेंस के चार्जेस देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन सवाल यह है दिस हैज टू बी कोऑर्डिनेटेड विथ इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। इनका आपस में कोऑर्डिनेशन की वजह से ही ये मामला अटका हुआ है। लेकिन जब तक इंश्योरेंस पब्लिक का पैसे के नहीं होगा, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन पूरा नहीं होगा। अगर एक तो पहले ये है कि रजिस्टर्ड चिटफंड कंपनी फेल ज़्यादा होता है नहीं, बाई चांस अगर अनफॉर्चुनेट हो भी जाए, सब्सक्राइबर का पैसा तभी सुरक्षित होगा जब इंश्योरेंस फैसिलिटी लागू हो जाए। अदरवाइज जितना भी प्रोविजन इसमें लगा हुआ है, 90 के करीब ज़्यादा सेक्शन है, उससे इन्वेस्टर प्रोटेक्शन पूरा नहीं होगा। अल्टीमेट सोल्यूशन जैसे आपने भी पहले बोला था, इज द फाइनेंशियल लिटरेसी। एक्ट लागू करना, स्टेटों के ऊपर छोड़ना, दैट इज नॉट द फाइनल सोल्यूशन। सारे पैनलिस्ट ये भी कह रहे हैं there is lack of coordination between the government agency, Reserve Bank of India and the state government. Accountability is lacking. Financial literacy जब तक नहीं होगा और पब्लिक नहीं समझेगी, सेल्फ रेगुलेशन नहीं आएगा। So the first and foremost initiative is to bring in financial literacy, promote, make people understand what is chit fund and what is not a chit fund. Then only the purpose will be achieved. ठीक है निगम साहब, असल में जो बात निकल के सामने आ रही है कि देखिए वित्तीय साक्षरता होनी बहुत जरूरी है। तो मान लिया जाए कितनी नियम बना लीजिए, कितने एक्ट ले आइए, जब तक आप खुद अवेयर नहीं होंगे तो इन नियमों के भी कोई मायने नहीं है। फिर देखिए बात तो सबसे ज़्यादा क्या है, जैसे श्रीनिवासन जी ने बड़ा साफ बोला कि जो रजिस्टर्ड हैं चिट फंड उनमें दिक्कतें कम हैं, और जो गैर पंजीकृत हैं परेशानी वहाँ आती है। वो जनता को मालूम नहीं है, उनको बताते हैं कि आपको मुनाफा बहुत होगा और उनको सब्ज बाग दिखाए जाते हैं और उनसे पैसे लेके और वो गायब हो जाते हैं, उन पर कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं हो सकती है। तो आपको जो कानून की लाठी है जो चलानी है, उन पे सबसे पहले चलानी है, उनको रोकना है। और उनके आपके भारतीय दंड संहिता में और भी बहुत सारे प्रावधान हैं जिनके तहत उनको सज़ा मिल सकती है, इसमें भी हैं। लेकिन वो चीज़ें सबसे ज़्यादा अगर उन पर अगर आपने सख्त कार्रवाई करी तो वो रजिस्टर्ड होना शुरू हो जाएंगे। अगर वो पंजीकृत होना शुरू हो जाएंगे एक बार, तो वो कानून के दायरे में भी आना शुरू हो जाएंगे। अगर कानून के दायरे में आ गए तो वहाँ पे आपको देखेंगे इस तरह के जो डिफ़ॉल्ट्स हैं, जो इस तरह के फ्रॉड हैं, स्कैम है, वो भी कम होने शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो 25% के करीब आपके जो गैर पंजीकृत चिट फंड्स हैं उन पे आपको शिकंजा कसना है, वो बहुत ज़रूरी है। दूसरा, इंश्योरेंस की जैसे बात करी वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पैसा जिसका डूब रहा है उसके लिए क्या किया जाए, कैसे, क्योंकि ये देखिए लघु और कम आय वाला तबका है, उसके हाथ से पैसा निकल गया तो उसकी कमर टूट जाती है। सही बात है। तो वहाँ उनको पकड़ना है, और कानून सख्त देखिए कितना भी बना ले, उसका अगर इम्प्लीमेंटेशन ठीक नहीं होगा तो ये कागज़ पे ही रह जाएगा। तो आपको देखना है कि किस तरीके से ये जो आपने बनाया है कानून, उसको सख्ती से लागू किया जाए। लेकिन भट्टाचार्य जी, गांव की बात करते हैं, ग्रामीण परिवेश की बात करते हैं, वहाँ छोटी छोटी बचत करके किया जाता है, और ये वही लोग हैं असल में जो औपचारिक बैंकिंग नहीं जानते, जिनको नहीं पता अकाउंट क्या होता है, सेविंग अकाउंट क्या है, पीपीएफ पे आप कैसे पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो सर, अगर इस पूरे संशोधन के साथ इस विधेयक को समझे तो क्या उस छोटी बचत पे भी प्रभाव पड़ने वाला है? इसको हम लार्जेस्ट स्केल में समझ सकते हैं क्या? देखिए, ये छोटी बचत में प्रभाव तभी पड़ेगा, जैसे आपने कहा था कि इसके ऊपर एक फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपेन लागू किया जाए। जब तक आप ये कैंपेन ना चालू करेंगे, उसका जो प्रभाव कम होगा, मैं मानता हूँ।
इस कानून की इस वक्त जो कानून की जो अमेंडमेंट बिल जो आई है, मुझे ये नहीं लगता कि इस कानून में ऐसी कोई प्रावधान है जिससे कि ये कैंपेन के या इससे और भी हम इसको गाँवों में तबकों में ले जा सके। समस्या तो तभी आएगी जब आप मान लीजिए एक उत्तर प्रदेश का एक चिट फंड नोएडा से काम कर रहा है और उसके डिपॉजिटर्स दिल्ली में बैठे हुए हैं। ठीक बात। तो ये जो इंटरस्टेट का भी जो इशू है वो भी एक बहुत बड़ा इशू बन सकता है, पर मुझे नहीं लगता है कि इस कानून के अमेंडमेंट में वो इंटरस्टेट डिपॉजिटर्स के ऊपर कैसी एक उनकी रेगुलेशन होगी, कैसे उनको किया जाएगा। निगम साहब प्लीज ऐड करिए। इसमें देखिए, एक हम लोग शायद एक ये बात भूल रहे हैं कि उनको बैंकिंग गांव में नहीं पहुंचा, लेकिन आज की डेट में अगर 35 करोड़ जनधन अकाउंट्स खोले गए तो उससे इसको लिंक किया जा सकता है। अगर उससे आप इसको लिंक कर दें चिट फंड को, तो ये बहुत आसानी से मामला सुलझ सकता है। वो पैसा भी जो हो मसला सिर्फ बैंकिंग का नहीं है, मसला तो ये है कि उसके बदले में आप कितना पा रहे हैं जो दूसरी जगह नहीं पा रहे हैं। नहीं, वो ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि एक तो उससे अगर जनधन से अगर रिलेट होगा, पैसे वहीं से निकलेंगे जाएंगे, तो ये पक्का हो गया कि पैसे गए। जो 25% आपका वो जो गैर पंजीकृत है उनको आपको सबसे पहले कंट्रोल करना है। सारे घपले ज़्यादातर वहीं होते हैं। अगर आपको जनधन से अगर आप इसको लिंक कर देंगे, जहाँ की 34-35 करोड़ नए अकाउंट खुले हैं, तो उससे ये पता लग जाएगा कि ये पैसा गया है। वहाँ तो वो मना ही कर देते हैं कि हमको पैसा मिला। तो इस तरह से देखिए, रेगुलेशन धीमे धीमे आएगा, अचानक नहीं आएगा। अवेयरनेस कैंपेन होने चाहिए, गाँव में जाना चाहिए। हर पंचायत आज की डेट में कनेक्ट हो रही है इंटरनेट से, बिल्कुल। तो सरकार वहाँ पे कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी करवा सकती है। अगर आप देखें, बहुत तेजी से इंटरनेट गाँव में जा रहा है और फैल रहा है, तो उसको जोड़ा जा सकता है। हम मानते हैं कि वहाँ पे कंप्यूटर लिटरेसी नहीं है, लेकिन पंचायत में एक व्यक्ति को तो कम से कम ट्रेन किया जा सकता है ना इन सब चीजों के लिए। यानी छोटा छोटा कदम उठाकर बड़ी तस्वीर हम उकेर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों को आने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए। समय इतना ही है, तो देश देशांतर में आज बस इतना ही। आप हमारे कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं और आप जानते हैं कि आपके सुझावों का, आपके रिएक्शंस का हमको बेसब्री से इंतजार रहता है। तो देश देशांतर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।